जो आते समय जिनमें पानी पीते समय पानी का कष्ट महसूस हुआ, पहले पानी टेक करते थे, हम बना लेते हैं, ऐसे करके लोग तीसरी वहाँ पे कष्ट था, फिर शाम को चाय खाना आता, सलाद नहीं खाना आता, सलाद कहते होंगे मैं भी खेलने जाना है, मुझे या टीवी शो देखना है या मेरा मोबाइल चेक करना है, और उसके बाद मम्मी अभी रहने दीजिए, अभी कुछ नहीं लगेगा। Absence of illness does not mean we are healthy. Wellness के तराजू पर तोड़ना चाहिए। नींद पूरी आती है नहीं आती है, इसका भी पोषण से निर्भर है। ज्यादा नींद आ जाती है, एग्जाम टाइम में ज्यादा आती है, जैसे प्रिपरेशन का टाइम, उस समय ज्यादा नींद आती है और एग्जाम के बाद भी बिल्कुल नहीं आती। तो पोषण में शरीर के मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को लगता होगा ये प्रधानमंत्री तो सोने के लिए कह रहा है। आप में से कितने हैं जो डेली धूप में जाकर के सूर्य स्नान करते हैं? सर जब सुबह से जब हम लोग स्कूल में या हम लोग असेंबली में खड़े होते हैं। अरुणाचल कुछ कहना था? In Arunachal, there's the land of rising sun, so every morning we take that. और क्यों खाते हैं? मुझे याद है मैं एक परिवार में भोजन के लिए कभी जाया करता था, उनका हो जाएगा तो वो चावल ही खाता। ऐसा तो नहीं गूगल गुरु को पूछ करके तय करते चलो आज क्या करो, ऐसा नहीं करते ना। हाँ। इतनी बढ़िया हिंदी कैसे? क्योंकि मेरे को हिंदी बहुत अच्छी लगती है। कारण मिला जिसके कारण आपको हिंदी सीखना अवसर आ गया? नहीं, इतना शोर है इन गलियों में, क्यों तो अपनी कलम लेकर बैठा है फिर एक गजल लिखने, फिर उस किताब के पन्नों पर तो लिखना क्या चाहता है, ऐसा क्या है तेरे मन में, सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है, फिर क्यों तू आसमान। Part of our journey and not our destination. सर हमें नहीं, लेकिन घर में तो कोई समझता नहीं, आप लोग तो समझते हैं। देखिए आपकी बात सही है आकांक्षा, ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। Yes, sir. और इसलिए पूरे घर में तनाव 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 हो जाए। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते, अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने वो करोगे तो ऐसा है। यस सर। आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं, बॉल को देखता है, अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए औरों के बच्चों को देखते हैं ना, तो उनको खुद का ईगो हर्ट होता है कि ये उसकी मौसी का लड़का तो इतना कर लिया, ये मेरा नहीं कर रहा है, तो उनका जो उसकी जो एक ताकत थी उसके साथ अपने आप को अटैच किया। जैसे मुझे अभी वैभव ने पूछा था, बहुत एंजाइटी हो जाती है, इसका उपाय क्या है? ब्रीथिंग, सर प्राणायाम। हाँ, हो सके तो उसको मदद कीजिए। अगर मान लीजिए उसको खेल कूद में रुचि आपको दिख रहा है, तो कहीं खेल स्पर्धा देखने के लिए ले जाइए उसको। जो 4 अच्छे बच्चे होशियार होते हैं, हर बार उनको पुचकारते हैं, बाकियों को बिल्कुल गिनते ही नहीं है, लास्ट बेंच पे बैठो, मेरा काम नहीं है, ये उसको डिप्रेस कर देते। टीचर से भी मेरा आग्रह है कि आप विद्यार्थी के बीच में कोई तुलना मत कीजिए, आप किसी विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों के बीच में टोकना मत कीजिए। कुछ कहना है तो उसको अलग से हाथ लगा के दो, बेटे तुम बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनती हो, थोड़ा इसमें ध्यान दे दो। और विद्यार्थी को फिर सोचना होगा मैं मेहनत करूं, अच्छा से अच्छा लाऊं, पिछली बार से अच्छा करूंगा,
मेरे और दोस्तों के सामने भी अच्छा करके दिखाऊंगा, लेकिन यही जिंदगी नहीं है। मैं जब से देख रहा हूँ आप अपने में ही खोई खोई लग रही हो, खुल करके मिल नहीं रही हो। It's about cultural literature competitions. But sometimes I feel like I'm not being able to motivate myself. आप खुद अकेली अपने लिए बहुत सोच। अजय ने परीक्षा पर चर्चा मेरी किताब तो मैंने भले लिखी, लेकिन कोई अजय है अपने गांव में बैठ करके उसको अपनी कविता में ढाल रहा है। मतलब मुझे लगता है मुझे इस काम को ज्यादा करना चाहिए। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे लिए मोटिवेशन के लिए बहुत चीजें होती हैं। आपने सुना, उसके बाद चिंतन किया, तो किस चीज का चिंतन किया? आपने उनके शब्दों का, उनके पाठ का चिंतन किया। अगर कोई कहे कि तुम्हें जल्दी उठ जाना है, फिर मैंने मनन किया, हाँ उठने के इतने फायदे होते हैं, फिर मैं सो गया, फिर आपके साथ कैसे होगा? मैंने जो सुना, ज्यादातर लोग खुद से स्पर्धा नहीं करते, औरों से करते, अपने से जो दुर्बल है उसी से स्पर्धा करते हैं और फिर कूदते रहते हैं। देखिए उसको तो 30 आया, वो तो बहुत मेहनत करता है, मेरा 35 आया। और जो खुद से स्पर्धा करता है उसका विश्वास कभी टूटता नहीं है। एक आदमी है जो उसकी कष्टों को बल बनकर दूसरों की सुख के लिए दिन भर रात 24 घंटे परिश्रम किया। है एक आदमी है जो आज हमारे भारत की प्रधानमंत्री, जो हम विद्यार्थियों को सलाहें देते हुए, हमको इंस्पायर करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए हमको खुशी दे रहे हैं। हमारे सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम लिखते समय मेरे मन में हमेशा ये चिंता होती है कि उसकी अगर मैं फेल हो गई तो, और उसके जो परिणाम हो गए उसके बारे में हमेशा वो चिंता रहती है मन में। फेलियर से कैसे बच पाए? स्कूल में 10वीं में परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम आयोजन होगा। तत्पश्चात करियर मेले का आयोजन होना है। चूँकि स्थानीय विद्यालय पीएम श्री विद्यालय है और पीएम श्री विद्यालय को सरकार के निर्देशानुसार आयोजन किया जाना है। हमारे माननीय सभी अतिथि महोदय पधार चुके हैं। आदरणीय जेडी मैडम, श्रीमती रंजना कोठारी, डीओ साहब डॉक्टर लोकेश भारती, डॉक्टर रश्मि बोरा, एडीपीसी महोदय डॉक्टर यादव साहब, एसपीएसयू के अतिथि, समस्त स्टाफ, प्यारे विद्यार्थियों, अभी सभी आगंतुक महोदयों का स्वागत उद्बोधन होगा। बिल्कुल, आज करियर मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो बच्चों आप सभी में जोश है कि नहीं है? एक बार जोश पूरा होना चाहिए के लिए है। और पूरी तरह से सरकार, शिक्षा विभाग और हमारे बीच में आदरणीय संयुक्त निदेशक मैम, आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, आपके प्रिंसिपल साहब, आदरणीय एडीपीसी साहब, आप सभी का यहाँ पर पदार्पण हुआ है। तो एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत करें। और इस कार्यक्रम का आगाज हम आप सभी के लिए जो बुकलेट बनाई गई है उन बुकलेट के साथ में करेंगे। जो बुकलेट है सफर, समर्थ और सारथी, इन बुकलेट के बारे में आपको जानकारी देंगे। यहाँ स्टॉल्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन हुआ, आपने अगर उसे ध्यान से सुना हो तो बहुत कुछ कैरियर के बारे में जानकारी आपको उस उद्बोधन से प्राप्त हो गई होगी। उसके बारे में भी अलग अलग वार्ताकार चर्चा करेंगे। मेरा आप सभी विद्यार्थियों से आपका बड़ा भाई होने के कारण निवेदन है, अनुशासन बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है और इस कार्यक्रम में पूरी सहभागिता भी हमारी जिम्मेदारी है। न तो कोई शिक्षक देखेगा, न कोई शारीरिक शिक्षक हमें ये जिम्मेदारी याद दिलाएंगे। हम अपनी जिम्मेदारी को खुद याद रखेंगे कि किस तरह से
आपके लिए जो कैरियर मेला आयोजित किया जा रहा है, इसको आप किस तरह से सफल बनाते हैं। मेरा आदरणीय संयुक्त निदेशक मैम से, आदरणीय रंजना कोठारी मैम से, आदरणीय डॉक्टर लोकेश जी भारती साहब, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से, आदरणीय के समय को देखते हुए आदरणीय संयुक्त निदेशक मैम ने कहा कि केवल हम एक बुक के अनावरण के साथ में इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संयुक्त निदेशक मैम। आदरणीय श्रीमती रंजना कोठारी मैम का स्वागत, रश्मि मैम का स्वागत, डॉक्टर लोकेश, आदरणीय यादव साहब, SPSU और भी जो भी अतिथि, पूरा एक विभाग चल रहा है वहाँ पर, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ये अपनी आगे की जानकारी देंगे। धन्यवाद सर। बच्चों, आप जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया आप बहुत ध्यान से सुने। पहला तो प्रधानमंत्री जी का जो आपने उद्बोधन सुना होगा, उसमें बहुत सारी बातें आपको जीवन से जुड़ी हुई, ये पीछे के बच्चे बात नहीं करें, आयोजित किया जा रहा है। बच्चों, यह 3 बुकलेट है आपके सामने। सबसे पहले इसी के बारे में बता देता हूं, समर्थ, सफर और सारथी। नाम सुना होगा, हिंदी के शब्द हैं। आपका जो जीवन का सफर है, किस तरह से आप अपने करियर को प्राप्त करेंगे। करियर क्या है, करियर शब्द क्या है और क्यों को समझाते हुए यह वर्क बुक तैयार की गई है। यह वर्क बुक आपको यह बताएगी कि आपके आसपास कौन कौन से रोजगार के क्षेत्र हैं तथा आप अपनी योग्यताओं को किस तरह से पहचान सकते हैं। अपनी योग्यताओं को पहचानते हुए किस तरह से विद्यालय में शिक्षकों का, आसपास अभिभावकों का, और जिस तरह से ये कैरियर मेले का आयोजन किया जा रहा है, विभिन्न स्टॉल के माध्यम से, रोजगार विभाग के माध्यम से आप किस तरह से अधिक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इस सफर को पूरा करने के लिए हमने, सफर कैसे पूरा होगा, जैसे अर्जुन के रथ को भगवान श्री कृष्ण ने एक सारथी के रूप में आगे बढ़ाया था, इसी तरह से आपके सफर को पूरा करेगी यह सारथी, जो कि आपके शिक्षक, आपके सारथी के रूप में आपको इस वर्क बुक को किस तरह से बनाया जाएगा, इसमें वो विभिन्न जानकारी दी जाएगी जिसके बारे में आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग वार्ताकार के साथ में दिन भर मैं चर्चा करूंगा। इसमें यह बताया जाएगा कि किस तरह से अपन आसपास के क्षेत्र में अधिक रोजगार के क्षेत्रों को जान सकते हैं, अपनी योग्यताओं को पहचान सकते हैं, तथा साथ ही साथ हमें यह पता चलेगा कि उसमें कितना वेतन मिलता है, कौन सी योग्यताओं की आवश्यकता होती है, तथा उसमें किस स्तर तक हम पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। आपके शिक्षकों को सारथी बनाने के लिए उन्हें समर्थ बनाया जाएगा। उसके लिए एक समर्थ वर्कबुक तैयार की गई है, जो कि एक पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल है। बच्चों, मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा आपके आसपास। यहाँ पर करीब 1000 से भी ज़्यादा बच्चे हैं। मैं एक बच्चे से पूछना चाहूँगा कि आसपास आपके कौन कौन से रोजगार के क्षेत्र मिलते हैं, दिखते हैं, या काम की चीज़ें दिखती है। जैसे अधिकतर हम सुनते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या वकील बनना है, लेकिन नहीं बच्चों, खेल के क्षेत्र में भी 100 से ज़्यादा रोजगार के क्षेत्र हैं। कला के क्षेत्र में 100 से ज़्यादा रोजगार के क्षेत्र हैं। IAS की किस तरह से तैयारी की जाए, RAS की किस तरह से तैयारी की जाए। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, कक्षा 8 से आपकी तैयारियां प्रारंभ हो जाती है विषय चयन को लेके। आसपास के क्षेत्र में रोजगार को जाने, अपनी रुचि को जाने, काम को देखे। नाम का एक रोजगार का क्षेत्र है। अभी आप देखेंगे स्वदेशी जागरण मंच भी अपना रोजगार स्वयं करें, खुद बिजनेसमैन बने। तो बेटा मछली पालन, बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए इस बच्चे के लिए। 2 हो गए। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए। मैं पहले बोल चुका था।
कोई भी बच्चा, कोई भी हाथ खड़ा करके जो बताना चाहे। बेटा पास में आप बता दो, खड़े हुए बताएं। हाँ, बच्चे एग्रीकल्चर के हैं। बच्चों ऐसे 600 जॉब्स कि हमने 3 बड़े बड़े मॉड्यूल वॉल्यूम तैयार किए हैं, जिसमें आपको आपके आसपास 600 जॉब्स के बारे में जानकारी दी जाएगी कि आपके आसपास कौन सा रोज की अभिरुचियां हैं, और एक होता है एटीट्यूड कि आपका चीजों को लेके कैसा एटीट्यूड है। तो एक कहते हैं कि मेरी एक छोटी सी एक कविता है, मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा। सब इस कविता में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सब अपनी कहेंगे, सब तुम बस अपने मन की करना, तुम बस अपने मन की करना, क्योंकि नजर बदलने से नजारे बदल जाते हैं। बस रहेगा ताउम्र जिंदगी भर तुम्हारा नजरिया। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में करता हूं। बेटा कहने का मतलब यह है कि किसी के कहने से कोई रोजगार नहीं चुनना चाहिए कि मेरा बड़ा भाई ये काम कर रहा है, मेरे पड़ोस में ये काम कर रहे हैं, मेरे पिताजी ने दबाव डाला है, मैंने इसलिए विज्ञान ले लिया या कला ले ली या यह भूगोल ले लिया या अर्थशास्त्र ले लिया, या मुझ पे शिक्षक ने दबाव बना लिया कि मेरे सब्जेक्ट पूरे नहीं हो रहे हैं या फैकल्टी खत्म हो जाएगी। नहीं, आपको सभी क्षेत्रों की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं है कि विज्ञान पढ़ने वाला निष्णात या फिर बहुत बुद्धिमान है। मैंने कई विद्यार्थी देखे हैं जो कि 99% के साथ आर्ट्स भी पढ़ते हैं और वो प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ कई बार व्यवसाय में भी जाते हैं और कई बाहर भी नौकरी का अवसर प्राप्त होता है। पधार चुके हैं स्कॉट करते हुए ये बच्चे आगे आ रहे हैं। साथ ही हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर साहब कमलेंद्र सिंह जी। बच्चों, मैंने आपको सफर, समर्थ और सारथी तीनों ही बुकलेट के बारे में जानकारी प्रदान करी थी। इस पूरी बुकलेट के जा रहा है। जोरदार तालियों से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय कमलेंद्र सिंह जी राणावत साहब का भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम के इंचार्ज नवनीत जी, डॉक्टर नवनीत शर्मा सर का बहुत बहुत स्वागत। अभी बात कर चुके थे कि क्या हमारे आसपास के रोजगार के क्षेत्र हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करें। सर एक बार स्वागत का कार्यक्रम। पगड़ी पहना। नवनीत जी पीछे हैं, रणजीत करते हैं, दुबे जी हैं, यूनिसेफ से हमारे बीच में रणजीत जी। श्रीमती रंजना कोठारी जी। इसी क्रम में यूनिसेफ से हमारे दुबे जी, इनका स्वागत होगा। रणवीर तालियां कम है, इसका मतलब आगे ही समझ में आई है, पीछे आवाज नहीं पहुंच रही है। जोरदार तालियों से प्रमाण दे दें बच्चों एक बार। तो बच्चों, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना। इस तरह से हम कार्य क्षेत्रों को जान सकते हैं। करियर शब्दावली को हमने जानने का प्रयास किया, जिसमें जॉब, ऑक्यूपेशन और उसके बारे में भी बात करी, और हम प्लान ABC पे भी चर्चा कर रहे थे। आगे इस करियर मेले के उद्घाटन के साथ ही मैं आदरणीय संयुक्त निदेशक मैम से मैं अनुरोध करूंगा आपका उद्बोधन बच्चों को प्राप्त हो। आदरणीय संयुक्त निदेशक मैम। आदरणीय निदेशक मैम, RSCRT, कमलेंद्र जी सर, RSCRT की समस्त टीम, इस कैरियर मेले से संबंधित जानकारी देने के लिए पधारे हुए सभी। आपने 11 से 12 परीक्षा पे चर्चा यहीं देखी और आगे आप अपने कैरियर के संबंधित गाइडेंस प्राप्त करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं, बैठे हैं। आपका ध्यान बच्चों
इधर जो भी बात कहें उस पर ध्यान रखें, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे अभी अपन ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि जो चीज़ आपने प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त नहीं की वही ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। मैं एक फील्ड विजिट में गई थी, कुछ बच्चों को मैंने पूछा था कि तुम क्या बनना चाहते हो। बहुत प्यारे प्यारे जवाब बच्चों आपके होते हैं। उसी प्यारे जवाब में से एक जवाब मुझे मिला था कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। ये ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे अच्छा इंसान बनते हैं, किस तरह से आप अपनी बुद्धि से शिक्षा का उपयोग धैर्य और विवेक से करके हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। ज़्यादा जीवन में लालच करने से दी एंड नहीं होता है। एक छोटी सी घटना मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। दुकान, लाइन से दुकान होती है खाने पीने की, उसमें एक दुकान पे बहुत भीड़ होती है और बाकी लोग वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी से अपना प्रॉफिट लेता है और जो उसका रेशो है क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करता है तो उसकी चल पड़ती है। दुनिया चलाने के लिए सभी चीज़ों की ज़रूरत है। तो बच्चों, हम सबको भगवान ने पैदा किया, हमारे लिए काम नियत किया। थोड़ी ऑनेस्टी हम रखें, थोड़ा काम हम अच्छे से करें, उस प्रोफेशन की बेनिफिट जानें। मैं एक मूल रूप से शिक्षक हूँ, मुझे बहुत प्यार है शिक्षक से, और शिक्षक का प्रोफेशन मैं बता सकती हूँ सबसे अच्छा। क्यों अच्छा है? आप कोई भी प्रोफेशन करना चाहते हो, सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा? विद्यालय में। कहाँ जाना पड़ेगा? टीचर के पास। चाहे आप कुछ भी बनना चाहें, प्रशासनिक अधिकारी, शैक्षिक अधिकारी, बिजनेसमैन, पटवारी, जो भी बनना चाहे, राजनीति, पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि यदि एक डॉक्टर सोचता है वो क्लिनिक खोल के कि भाई मेरे आमदनी बढ़े, तो डॉक्टर के पास कब जाएंगे बच्चों? जब डॉक्टर के पास कब जाते हैं हम? बीमार होते हैं। तो बीमार होने पे समाज को कोई फायदा होगा? नहीं। वकील के पास झगड़ने पे, पुलिस के पास भी झगड़ा होने पे। तो ये टीचर एकमात्र प्रोफेशन ऐसा है जहाँ वो सोच ले कि मेरे पास मेरे बच्चे ज़्यादा आए। तो शिक्षा के माध्यम से यदि हम वास्तव में शिक्षित होते हैं, शिक्षा का उपयोग व्यवहारिक जीवन में करते हैं, तो हम समाज से अज्ञान का अंधेरा, बुराइयों को दूर करने में काम आता है। उससे समाज का बुरा नहीं होता है। तो इसी तरह से अपने अपने प्रोफेशन के लिए सोचें, अपना अपना जो टारगेट लें, ऊंची टारगेट लें, बढ़िया मेहनत करें और अपने टारगेट को अचीव करें। मुझे बुलाया, सम्मान दिया, जो कहा ना जिंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती है, तो कभी भी हमें किसी भी प्रकार की सुसाइड अटेम्प्ट या निराश होने की, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है वापस अगेन एंड अगेन मेहनत करने की, क्योंकि कहा भी है कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। सभी अच्छे इंसान बने। थैंक यू वेरी मच। वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेटनिंग्स। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें कि किसमें आप बेहतर हैं। मानिए अपनी योग्यताओं को, स्ट्रेंथ, मजबूती को पहचानें। आप केवल अपनी मजबूती को नहीं, अपनी वीकनेस को पहचानें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की जो प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी में हम ऐसे सिटीजन बनाना चाह रहे हैं जो परफेक्टली अपनी क्षमताओं को पहचान कर उनके लिए अच्छा से अच्छा सिटीजन बनने के वो खुद प्रयासरत रहें। उसके लिए सभी एंगल से ये प्रयास किए जा रहे हैं। धूप से थोड़े आप परेशान हो रहे हो, लेकिन परेशानियां तो, धूप तो आएगी आएगी रास्ते में। जहाँ जहाँ चलोगे वहाँ वहाँ धूप आएगी, जहाँ जहाँ मेहनत करके पहुँचोगे वहाँ छाया भी मिलेगी। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट है, इसके पीछे मंतव्य जो है वो ये है कि हम हमारे विद्यार्थियों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो हमारी निदेशक महोदया ने एक फॉर्मेट सेट कर रखा है कि हमारे बच्चों में लाइफ स्किल्स अच्छे होने चाहिए और वोकेशनल स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अगर हम लाइफ स्किल और वोकेशनल स्किल इन बच्चों में अच्छी तरह से दे पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो बच्चे हैं वो ग्लोबल सिटीजन बनने में आगे बढ़ पाएंगे। अब वोकेशनल स्किल आएगी कहाँ से? वोकेशनल स्किल आने के लिए आपको पता है कि इंडिया जो है पहले ही अपने हस्तकलाओं में
अपने कुटीर उद्योगों में, अपने यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स में इतने आगे बढ़े हुए थे कि धीरे धीरे विकास के नाम पर जो हम विकसित देश बनने की ओर बढ़े, तो लोकल जो हमारे रोजगार हैं, लोकल जो कलाएं हैं, उन कलाओं में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। तो अब व्यापक कैरियर शिक्षा कार्यक्रम है, वो बहुत अर्ली हम आपके लिए इसलिए लाए हैं कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानें, उन क्षमताओं के अनुरूप अपने कैरियर का चयन करें, उसमें क्षमता के साथ इंटरेस्ट है। तो ये 3 किताबें आपको अभी रणवीर जी ने बताई थी, देखी किसी ने? किताबों के नाम याद हुए? क्या क्या नाम थे? सफर बुक्स इस ओर ले जाती है कि हमारे बच्चे किस किस तरह के कैरियर की ओर जा सकते हैं। आपके लिए पहला शब्द जो था वो सफ़र था, कि आपके विद्यार्थी जीवन का जो सफ़र है अपने कैरियर की ओर आगे बढ़ते हुए किस तरह का ये होगा, इसका पूरा स्ट्रक्चर IEC मटेरियल जो है उसमें डिस्प्ले किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। आपको आपके आसपास में क्या क्या रोजगार के अवसर हो सकते हैं, इसके लिए आप सर्वे करोगे उस बुक के माध्यम से, टीचर आपको गाइड करेगा। यानी वो समर्थ बनाने के लिए उसको भी एक ट्रेनिंग मैनुअल दे रखी, उसका नाम समर्थ है। हम केवल ऐसे ही नहीं आ गए, निदेशक महोदय का डायरेक्शन है कि टीचर्स को भी उस लेवल पे लाना पड़ेगा, बच्चों की मानसिकता को उस लेवल पे लाना पड़ेगा। उसके पीछे मंतव्य ये है कि बच्चों को तो हमें कैरियर देना है, और साथ ही जो आपका शिक्षक है, कैरियर शिक्षक है, उसको किस तरह से हम एक तरह से उद्बोधन आदरणीय सर का हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा, किस तरह से हम यूनिफॉर्म सर्विस पुलिस सेवा में एक उच्च पद पर जा समक्ष विराजमान इस कार्यक्रम के आयोजक, अतिथिगण, हमारे इस करियर मेले को सफल बनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए हमारे साथी और प्यारे बच्चों, आज कुछ देर पहले आपने परीक्षा पे चर्चा पे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की बच्चों से जो बातचीत थी वो सुनी होगी। कमेंट करें किस तरह से अपने भविष्य को, अपने करियर को राह दें। आप बहुत देर से लगातार उद्बोधन सुन रहे हैं, और बच्चों की उद्बोधन सुनते सुनते अरुचि हो जाना भी स्वाभाविक सी बात है। तो मैं मोटे मोटे तौर पे आपसे कुछ इनफॉर्मल सी बातचीत करूँगी। एक बात ये आ रही थी कि लगातार हम लोग अखबारों में भी पढ़ते हैं कि बच्चों में आजकल एक तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बच्चों से बहुत ज़्यादा है, और फिर उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाने में बच्चों में निराशा बहुत जल्दी आती है। और बच्चे मन में एक चीज़, कई बार क्या रहता है, करियर को चुनने में हम अपने मन में क्या रुचि है उसको गौण करते हुए हम ये देख लेते हैं कि हमारे दोस्त क्या चाह रहे हैं, या हमारे पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं, या हमारे पड़ोसी क्या चाह रहे हैं। कई बार दबाव में भी हम अपने करियर का रास्ता चुन लेते हैं, पर कहते हैं ना कि जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देता है। तो जिस विधाता ने इस धरती पे हमें भेजा है वो हमें किसी न किसी विशेषता के साथ हमें यहाँ भेजता है, हमें क्वालिटी के साथ हमें नवाजता है। बस ज़रूरत है उस चीज़ को पहचानने की। कई बार होता है कि हम अंधी दौड़ में दौड़ते हैं, हमें लगता है सबको डॉक्टर ही बनना है या सबको IIT ही करना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर भगवान ने सबको एक ही चीज़ के लिए डिज़ाइन किया होता, तो सृष्टि में जो भांति भांति के हम प्राणी देखते हैं, चिड़ियाएँ सारी एक जैसी होती, या चौपाए सारे एक जैसे ही होते। तो सबको अलग अलग डिज़ाइन किया। उसी तरह से हमारे जो करियर के जो अलग अलग राह हैं, जो मकाम हैं, वो भी हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमताओं के अनुसार हैं। और होता क्या है, हम मन में एक बात बांध लेते हैं कि हमें तो यही करना है, और जब वो नहीं होता तो हम नाखुश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, कई बार बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो मैं सामने जितने बच्चे बैठे हैं उनमें से एक बात पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये बताएं, जीवन जो हमें मिला है, इस धरती पर हम यहाँ आए हैं, या सबसे अमूल्य चीज़ क्या है? बहुत अच्छे। तो पृथ्वी पर सबसे अमूल्य चीज़ जो यात्रा के हमारे बढ़ते कदम है। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी कि एक बार एक कार्यक्रम में, तो कोई वो चीज़ नहीं है जो आपको अपने सपनों से दूर कर सके। कहा भी है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये भी व्यक्ति यहाँ पर हैं, प्रत्येक के पास एक ऐसा गुण है जो किसी व्यक्ति के पास में ऐसी विशिष्टता नहीं है। आपको मैडम ने यही कहा, आपको अपने गुण को पहचानना है, अपनी विशिष्टता को पहचानना है, और हमें अंधी भीड़ की ओर नहीं जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम। थैंक यू। आज इस हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही डायरेक्टर मैम, मैं एक छोटी सी बात आपसे करना कि हमने पूरा वीक लॉन्ग एक्टिविटीज़ की थी, अलग अलग वार्ताएं भी की थी,
और इसी ड्यूरेशन में CCRT से हमने क्राफ्ट्समैन बुलाए थे जिन्होंने बच्चों ने कुछ आइटम्स तैयार किए थे, तो उनमें से ही आपको गिफ्ट करेंगे। एक ये बच्चों ने इस तरह से बंदेज और लहरिया के हैंकरचिप्स था, देन पेपर मेशी आइटम्स थे, हैंडबैग्स एंड हैंडमेड कैंडल। तो ये आपको प्रेजेंट करेंगे बच्चों के नाम भी लिखे जिन्होंने बनाए हैं पीछे। मैम को है, लेकिन कुछ न कुछ अपने अनुभव जरूर बताएगा और जो हिम्मत रखकर आगे। हम जितने भी डाउट थे वो हमारे क्लियर हुए और इतने ज़्यादा वो हुए कि हम पेपर को कर सके आराम से। तो बहुत अच्छा लगा था। PM सर के जितने भी डाउट थे वो सारे हमारे क्लियर हो गए, तो इतना ज़्यादा हम मोटिवेट हो गए कि हम कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे हम परसेंटेज दे पाएंगे। अभी जो सर ने मैडम ने हमें DSP सर मैम सबसे मिलने का आग्रह हुआ और उनसे जितना भी ध्यान था हमने उन बहुत सब कुछ ग्रहण किया। तालियों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आदरणीय DYSP साहब रविंद्र सिंह जी साहब से मैं अनुरोध करूंगा, यहाँ एक बहुत बड़ी युवा शक्ति बैठी हुई, उसके शरीर पर ऐसे चमकते हुए सितारे लगे। एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय सर से निवेदन करें आपकी तालियों से कि सर वो सारे रास्ते बताएं जो आप इस यूनिफॉर्म को पहनने का आपको अवसर मिल सकता है। मेरा आपसे सभी से एक ही अनुरोध है कि सबसे पहले आपके परिवार में आपके पेरेंट्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा जब आपने जन्म लिया होगा। उन्होंने आपके जन्म पे ढेर सारी खुशियां मनाई, अपनी योग्यता के अनुसार उन्होंने आपको पढ़ाई के लिए और करियर के लिए आगे मेहनत करके सफल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये हर बच्चे की और हर घर की कहानी है, इसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। अपन सभी लोगों के बीच में जो चीज़ कॉमन है कि अपन ग्रामीण परिवेश से आते हैं और भारत जैसे देश में पैदा होके आज अपन अपने भविष्य के बारे में प्लान कर रहे हैं। आज दुनिया में भारतीय दिमाग में अपना लोहा बनाया है, कम से कम 30 इंटरनेशनल कंपनी है जिनमें भारतीय इंजीनियर्स CEO के तौर पे काम कर रहे हैं। वो आप सब अपने जैसे ही सही समय पे ज्ञात हो गया था। अपन फतेह सागर पे या सुगाड़िया सर्किल पे घूमने जाते हैं, अपन देखते हैं एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप की उंगली पकड़ के वहाँ घूमने आया है। वो दो चीज़ों को जिद करके हासिल करेगा, एक तो गुब्बारा और दूसरा कोई अगर पिस्टल बंदूक कोई बेचने वाला है तो वो जिद करके उसको लेगा। गलत है कि सही है? आवाज नहीं आ रही। तो अपनी जो बचपन की पसंद है वो पसंद चलना भी नहीं सीखा, आप कोई चीज़ की मांग कर रहे हैं तो उस चीज़ को आपके माँ बाप कभी आपको पुनः याद नहीं दिलाते हैं और धीरे धीरे आपको पुलिस से डरना शुरू कर देते हैं। देखो पुलिस अंकल पकड़ लेंगे, वो पुलिस अंकल पकड़ लेंगे, अंकल इसको पकड़ के लेके जाओ। तो मेरा ये कहना है कि आपका परिवार के बाद में जो चीज़ अपन सबके लिए सबसे बड़ी है वो है अपनी मातृभूमि। वंदे वंदे वंदे। वेरी गुड। आज अपन देख रहे हैं बहुत से देशों में युद्ध चल रहे हैं। अपने पड़ोसी देशों में बांग्लादेश जैसे देश हैं, वहाँ छात्रों ने देश की सत्ता पलट दी है। आप आपके देश के कारण ही सुरक्षित हैं। भारतीय फौज, पुलिस, बहुत सारी पैरामिलिट्री आपकी सुरक्षा में अपनी दिन रात मेहनत करके
और आपकी सुरक्षा कर रही है ताकि आप चैन, अमन और शांति से आपका करियर, आपका बिजनेस, सब कुछ आप हासिल कर सकें। आप भी हम पुलिस और पैरामिलिट्री आर्मी के जैसे अधिकारी बन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको आर्मी पुलिस की तैयारी करनी है तो स्कूल लेवल पे एक एनसीसी होती है, उसको कितने बनाए हैं, दांत कितने बनाए हैं, ये पैरामीटर सबके फिक्स हैं। बाकी मेरे में दिमाग नहीं है। वो 3 इडियट सबने देखी है ना, बस वही बात है। डिप्रेशन में जाने का नहीं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने डिटरमिन कर लिया, आप वो हासिल कर लोगे। उदाहरण के तौर पे आप इधर आओ, एक पुष्पेंद्र सिंह चौधरी, कौन सी क्लास में हो, क्या बनना चाहते हो? हेलो, पुलिस बनना चाहते हो? तो हमारी बिरादरी का हो गया। मैं पशु परीक्षक। डॉक्टरों की दुनिया में जितना कंपटीशन है शायद कोई भी दुनिया में नहीं है, लेकिन पशुओं को चाहने वाले आप सब, हम एक छोटी मतलब डॉगी को देख के, पप्पी को देख के अपन सभी रुकते हैं। अपन देखते हैं कि उसको हाथ लगा लें, उसको अपन कुछ खिला दें, लेकिन ही इज ऑन द राइट पाथ, ठीक है। क्योंकि जितनी अपनी आबादी है, करीबन पशुओं की आबादी, हर घर में पशु पहले होते थे, आजकल तो फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर में भी लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि जो किसान की दुर्दशा है, शायद कहीं जो आंदोलन हो रहा है वो सही हो रहा है। मैं धान मंडी में हूँ, जो किसान कमा के लेके जाता है घर, वो जो आड़तिया कहते हैं, वो उसे 3 गुना कमाता है। आज 10 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं। आप एक पौधा उगा के देखिए कितने दिन उसको पानी देना पड़ता है, कब जाके उसके फूल आता है, कब जाके वो टमाटर लगाऊंगा। मैं कहता हूं सर को, आप सर को नहीं पहचानते। डीवाईएसपी साहब, शहर की वो पोजीशन है जब पुलिस की भर्ती होती है, व्यक्ति को कौन सा खेल खेलता है, व्यक्ति समझ में आता है, ठीक है 2 पैरामीटर कम कर रहा है लेकिन इसके अंदर हौसला है, आगे तैयार हो जाएगा। आपको वो अवसर दिया जा रहा है मिलने का, और आप कह रहे हैं कि मैं एक भी पुशअप नहीं लगा पाऊंगा। यहां आपकी कोई परीक्षा नहीं हो रही है, ना आपको मानित किया जा रहा है, कुछ वास्तविक उदाहरण से आपके सामने बताया जा रहा है। शायद इस बच्चे की मेरी 3 गुनी उम्र हो सकती है मेरी, लेकिन मैं कहूंगा कि मैं पूरे साल पुशअप नहीं लगाता हूं, लेकिन सर कहेंगे तो 10 भी लगाऊंगा, 15 भी लगाऊंगा, 20 भी लगाऊंगा। तो ये हौसला होना चाहिए बच्चों। देखो, नंबर 1, तालियां। कितनी लगी? आपका रिवाइज टारगेट कितना था? हैं? नहीं 50 की थे ना बच्चों। मैंने क्या बताया आपको? इसने कह दिया था मैं 50 भी लगा दूंगा, तो रिवाइज टारगेट कितने का था? रिवाइज टारगेट 50 का था, उसने 50 पूरी लगाई, ठीक है। बाकी लोग कितने लगाई भाई? 51। वेरी गुड, तालियां। देखो, वर्चुअल दुनिया में और धरातल की दुनिया में फर्क है। आज भारत में आपने कल देखा होगा, एमपी में कोई 23 साल की बच्ची स्टेज पे डांस कर रही है, उसको हार्ट अटैक आया, वो मर गई। अपना दिल आपके लिए 24 घंटे धड़कता है। भारत में भी एक लैंग्वेज पकड़ लें आप, लैंग्वेज कोई भी होनी चाहिए। नंबर 1 चाइनीज है, स्पेनिश है, इंडियन है, मतलब सीखना, मतलब उस गहराई तक सीखना कि आपको लगता है कि हाँ इसमें बेस्ट हुए। मैडम ने बताया आपको, काम कुछ भी करो लेकिन डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ठीक है। पुलिस की, फौज की, बाकी जो पैरामिलिट्री की भर्तियां हैं, ये टाइम टू टाइम निकलती हैं। अभी आपकी उम्र नहीं हुई है,
लेकिन पुष्पेंद्र की तरह वर्चुअल दुनिया में मत रहो। स्क्रीन टाइम बच्चों का 8 घंटे से ज़्यादा है सर। स्क्रीन टाइम बच्चों की आंखें खा रहा है, आंखों के साथ में आपको जुए की लत लगा रहा है, ड्रग्स क्या कहते हैं बच्चे बेचने करने में जा रहे हैं, तो नई पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है। आपने उड़ता पंजाब पिक्चर बहुत से लोगों ने देखी भी होगी। तो इट इज़ ए प्लान्ड गेम। यहाँ भी आसपास से यूनिवर्सिटी में बच्चे जा रहे हैं तो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन गलत है। आपके माँ बाप की मेहनत का पैसा, आपका करियर, आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी है। डोंट स्पॉइल इट फॉर नथिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो डेडिकेटेड होकर के, अगर आप रात को पढ़ाई कर रहे हो, अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपको ये लगना चाहिए कि मेरे साथी मेरे कंधे से कंधा मिला के आगे निकलने की रेस में है। ठीक है, और अंततः बच्चों से मैं अपेक्षा करूंगा कि बतौर नागरिक अपन सिर्फ अपने राइट देखते हैं, अपनी ड्यूटीज को अपन भूल जाते हैं। वर्दी वाला हूँ इसलिए ड्यूटी बताना मेरी जिम्मेदारी है। देखो, अब फतेह सागर की झील है, वो पूरे घास ने उसको झील को घेर रखा है। हम जब छोटे थे तो हमारी क्लास होती थी SUPW की, उसमें सोशल वर्क हमें सिखाते थे वो। तो मैं कभी उचित मुकाम मिलेगा तो मैं चाहूँगा कि वी डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। लाइक वन टाइम जो यूजेबल पॉलीथीन है, ये अपन हर घर में देखते हैं, बेहद तादाद में जारी है। अपन एक ज़माना था जब मंडी में बैग लेके जाते थे, और आजकल अपन गाड़ी लेके जाते हैं और 10 प्रकार की सब्जी ले ली, 10 पॉलीथीन ले ली, घर आते इसको खाली कर दी और वो वेस्ट में चली गई। धरती माता के प्रति अपन जो अपना फर्ज है उसको नहीं निभा रहे हैं, निभाना चाहिए अपने को। ठीक है, वी मस्ट नॉट पोल्यूट फॉर नथिंग। क्योंकि जिंदगी के असली सबक आप ही से हमें मिलते हैं। न केवल सैन्य सेवा, पैरा फोर्सेस, पुलिस सेवा, शरीर। देखिए, पहले समझाया, बताया और एक मनोबल इसे प्रदान किया है आदरणीय अधीक्षक महोदय द्वारा। के लिए यह प्रेरणा, यह मनोबल, यह प्रोत्साहन एक बड़े भाई की खिलाड़ी रहा हूँ, शूटिंग का राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ तथा एथलेटिक्स का राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ। मैंने कई 6-7 बार राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य को रिप्रेजेंट किया है एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने अपने भारत का प्रतिनिधित्व जापान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मालदीव, थाईलैंड में किया है। और एक ऐसा अवसर आया, नौकरी की आवश्यकता थी, बैंक में नौकरी लगा, 120 ब्रांचेस का उच्च अधिकारी पद पर मैंने कार्य किया। 8000 एम्प्लॉय मेरे अंडर में काम करते थे, लेकिन मेरे जीवन का पथ और मेरे जीवन के उद्देश्य रुके नहीं थे। और मैंने इस क्षेत्र में आया और यहाँ अभी मेरा सफर रुका नहीं है बेटा, मेरे करियर रुका नहीं है, मुझे मेरा लक्ष्य ध्यान है। उसी लक्ष्य में ये छोटे छोटे फुट स्टेप्स हैं, उन गतियों को बनाया हुआ हूँ। ऐसे ही आपके बीच में वर्तमान विश्वविद्यालय से मैं बोलने में यदि गलती कर रहा हूँ, रश्मि बोरा मैम आए हुए हैं, बड़ी बहन के रूप में आए हुए हैं। आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। एक बार जोरदार तालियों से मैम का स्वागत करें। बहुत अच्छे उद्बोधन सुने हैं। मैं राजस्थान सरकार द्वारा संचालित वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, इसका क्षेत्रीय केंद्र इस विद्यालय के सामने ही है, वहाँ पर मेरा ऑफिस है और पूरा उदयपुर डिवीज़न उसको मैं देखती हूँ। तो शिक्षा से जुड़े सभी कार्यकलाप, उच्च शिक्षा से जुड़े, वह इसके अंतर्गत आते हैं। बहुत अच्छे उद्बोधन और उनका जो सार आप लोग आज निष्कर्ष आज आप लेकर जाएंगे। सबसे पहले एक बात से मैं शुरुआत करनी चाहूँगी। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। आपका आत्मविश्वास आता है, आपकी योग्यताएं आती है, आपका शैक्षिक स्तर आता है, आपका बौद्धिक स्तर आता है और आपका शारीरिक स्तर आता है। आज के अगर हम देखें परिप्रेक्ष्य में तो किस तरह से तकनीक हमारे लिए एक सहयोगी की तरह होनी चाहिए, न कि बाधक की तरह। हमारी उन्नति के लिए, हमारे सपनों के लिए, हमारी योग्यता बढ़ाने के लिए, हमें सक्षम बनाने के लिए
तकनीक एक सहयोगी होनी चाहिए, वह हमारे लिए रुकावट या हमें भटकाने का कार्य कभी नहीं करे। ये जिम्मा हमको तकनीक को नहीं सौंपना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आज मैं विद्यार्थियों को कि आप लोग न कि खुद के ऊपर इस बात को लागू करेंगे, अपने आसपास भी इस बात को लेकर जागरूकता लाएंगे कि तकनीक आईटी, चाहे वो फ़ोन से जुड़ी हो, कंप्यूटर से जुड़ी हो, किसी भी रूप में जुड़ी हो, किसी भी गेम से जुड़ी हो, वह आपके अंदर किस तरह का बदलाव ला रही है, इस बात का आप जरूर आकलन करेंगे। मेरा पहला मैसेज यही होगा, क्योंकि बिना यह जानकारी के आज आप यहाँ पर बैठे हैं और आपको जो पुस्तकें यहाँ पे विमोचित हुई है, तो उस पुस्तकों में आप अगर ग्रास रूट लेवल तक वो जब तक जाएगी, तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि विद्यार्थियों को ये पता चले कि उनके लिए क्या क्या किस किस तरह के रोजगार के या वोकेशनल एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या अवसर विद्यमान है। बने बनाए अवसर है या वो खुद बना सकते हैं, क्योंकि स्टार्टअप की दुनिया है। तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए कि मात्र डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन, आप नए किस तरह से अपने लिए अवसर खुद बना सकते हैं और दूसरों को भी अवसर दे सकते हैं। ये जो दौड़ है वो यहाँ से होनी चाहिए कि आप खुद के लिए भी अवसर देखें और दूसरों को भी अवसर सृजित करने के लिए एक माध्यम बने। मेरा यही कहना है। और आज आपने एक बात जाननी है कि जो भी स्टीव जॉब्स का डिस्कशन हुआ, कलाम सर का डिस्कशन हुआ, जो ये कहते हैं कि मैं वो सपने नहीं देखता जो रात में होते हैं, सपने में वो देखता हूँ जो मुझे सोने नहीं देते। तो सपने वो रखिए जो आपको निरंतरता दे, जो आपको प्रगति दे, और उन सपनों का वास्तविक आकलन भी आपको हो। मात्र उद्देश्य आपने रख लिया कि मुझे पुलिस में जाना है और आपकी धरातल पे आपकी उसमें तैयारी नहीं है, न आप उसमें सक्षमता रख रहे हैं, न आपने ये जानने का प्रयास किया कि मेरा शारीरिक सक्षमता किस तरह से मैं बढ़ा सकता हूँ उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो मात्र सपना रखना ही पर्याप्त नहीं होगा। उस सपने को पूरा करने के लिए किस किस संघर्ष और किस किस हार्ड वर्क से गुजरना है, ये ज़रूरी है। क्यों देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना अगर आपने नहीं सीखा, संघर्ष करना आपने नहीं सीखा, तो ये सिर्फ मात्र एक लाइनें बन के रह जाएगी। क्योंकि जो भी बड़े लोग हैं, आपने ग्रेट पर्सनैलिटीज़ आज आपने डिस्कस की, तो देयर इज़ नो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ जो आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो मिले। दे आर डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स। सो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स क्या होते हैं, क्या प्रदान करता है, और वो वैकल्पिक शिक्षा के साथ साथ सामान्य शिक्षा भी प्रदान करता है। आप लोग ज़रूर उससे भी लाभान्वित हो, क्योंकि सरकार द्वारा दी जाने वाली यह, और बालिकाओं के लिए यह निःशुल्क शिक्षा देता है। राजस्थान का एकमात्र विश्वविद्यालय जो बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देता है। तो ये इस बात से आप अवगत हो, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ही मिलेगा। एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्र हित सदोपरि, राष्ट्र है तो हम हैं। जीवन में ऐसा कोई काम अपने से न हो जिससे राष्ट्र का नुकसान हो, राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान हो। आज के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, उसके लिए मैं स्कूल प्रशासन का, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मानित अतिथियों को प्रणाम करता हूँ, और सभी जो विद्यार्थी बैठे हैं, बालक बालिकाएं, उन सबको आज के इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डेयरी व्यवसाय से जुड़ा हूँ। ये हमारा पैतृक व्यवसाय है। मैंने MA कर रखा है पॉलिटिकल साइंस में 98 में। हर व्यक्ति को गवर्नमेंट सर्विस मिले ये संभव नहीं है, इसलिए मेरा सबसे एक ही आग्रह है कि जिनके फादर, जिनके परिवार में जो व्यवसाय से जुड़े हैं, व्यापार से जुड़े हैं,
तो पूरी शिक्षा के पश्चात एजुकेशन पूरी करनी है, पूरी मेहनत से करनी है, अच्छे नंबरों से करनी है, उसमें कोई लापरवाही नहीं। लेकिन एजुकेशन के बाद में अपने पैतृक व्यवसाय को भी आप ग्रहित करें। जो आपके पिताजी ने, जो आपके दादाजी ने, जिन परिवारजनों ने मेहनत करी है, अपना पूरा जीवन दिया है, उसको भी संभाले और उसको नई ऐतिहासिक व्यवसाय में है या अपना सारा जीवन जिस व्यवसाय से अपना फल फूल साथ में नई तकनीक के साथ में अपने पैतृक व्यवसाय को नई ऊंचाई पर ले जाए, ये मेरा आग्रह है। बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। खूब मेहनत करें, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने शहर का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। मैं स्कूल प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि मोटिवेशन के जो कार्यक्रम में समय टू समय होते रहने चाहिए। शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगिता, परीक्षा प्रकोष्ठ में बच्चों को मार्गदर्शन मिले, सही दिशा मिले, ऐसे कार्यक्रम होते रहे। पुनः स्कूल प्रशासन का आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गया था कि एक व्यक्ति अपने घर में चिराग जलाता है, पूरे समाज को रोशन करता है। नौकरी, सबको सरकारी नौकरी मिले, मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो हम उठे हुए तो सुबह से हैं, आप काफी देर तक जागे भी थे, लेकिन अब थक गए हैं, भूखे हैं, मुझे पता है। लेकिन आपकी मदद करने के लिए और आपको भविष्य में आपका करियर आगे अच्छा हो सके, इसके लिए आज थोड़ा सा और समय दे देंगे तो शायद आगे हमारा जो समय वेस्ट हो सकता था वो नहीं होगा। एक छोटा सा मैं आपको 2 पॉइंट के साथ अपनी बात मैं समाप्त करूंगा। सभी ने आपके करियर के क्या आपको सिलेक्शन करना है, कैसे आपको उसका चयन करना है, उसके बारे में कैसे सोचें, इसके बारे में मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आप उदयपुर शहर में रहते हैं या आसपास ही रहते होंगे। आपने देखा होगा आपके, जैसे अगर आप कहीं पास गांव में भी हैं, आपके आसपास आपने देखा होगा पहले जहाँ खेत था वहाँ आज एक होटल खड़ा हो गया है ना, देखते हैं आपके आसपास। तो क्या लगता है वो होटल कोई एक आदमी चला रहा है? वहां पे स्टाफ है। तो स्टाफ क्या है? वो रोजगार है। तो रोजगार किसको मिलना चाहिए? वो आप जैसे प्रतिभावान बच्चों को ही तो मिलना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर जो कोर्सेज है उसमें से एक कोर्स होटल मैनेजमेंट, वो आपको उस जगह पहुंचा सकता है। कहने का मतलब सर ने जैसे कहा था, मेरे बड़े भाई साहब, आपके आसपास रोजगार कैसे हैं उसको चयन करने की कोशिश कीजिए। उदयपुर में पूरी दुनिया के लोग घूमने आते हैं, तो इसका मतलब उनको ठहरने के लिए होटल चाहिए होती है। होटल में स्टाफ होता है, वो रोजगार है। ये मैंने एक सिर्फ एक उदाहरण दिया आपको कि कैसे आप अपने आसपास अपने जो परिस्थितियां हैं उनको देख करके रोजगार का चयन कर सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि पैसिफिक यूनिवर्सिटी जो आपको ध्यान है कहाँ पर है? प्रताप नगर से थोड़ा सा आगे देवारी में। देखिए सारे कोर्सेज हैं उसकी 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी बड़े बच्चों को भी शिक्षा प्रदान हो और उसमें आर्थिक रूप से कोई पीछे ना रहे, इसका भी ध्यान रखती है। उसके लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है। छात्रवृत्ति समझते हैं आप? छात्रवृत्ति में शायद अभी भी आपको मिलती होगी कई बच्चों को। देखो उसमें आपको मैं एक जल्दी से वो बता देता हूँ कैसे काम है। अगर आप टॉपर हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी आपको फ्री में पढ़ाएगी, बिल्कुल 100% छात्रवृत्ति, कोई फीस नहीं। अगर आप सेकेंड या थर्ड पोजीशन पे आते हैं अपनी क्लास में तो आपको 75% की शुल्क माफ हो जाएगा। अगर आप चौथे या 5वें स्थान पर आते हैं तो 50% आपको स्कॉलरशिप। देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ हम सभी का बैकग्राउंड एक जैसा नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सबके दिमाग में आता है कि बहुत फीस लगती है, लेकिन अगर आप टॉप 5 में भी आते हैं तो भी आपको कम से कम 50% की फीस माफ होगी, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। उसके अलावा मान लीजिए आप टॉपर नहीं भी बने, आप अगर सिर्फ 60% नंबर भी लाए हैं तो भी एक कुल अगर 60% आपके बनते रहे तो आपको हर साल 20-20% की स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। तो 60% नंबर लाने से भी आपको एक छात्र पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो आप खेल में अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर आप खेल के क्षेत्र में, उसमें भी हम आपको, अगर आप मान लीजिए बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इंटरनेशनल खेलें, तो भी आपको बिल्कुल फीस माफ, 100% छात्रवृत्ति। अगर आप नेशनल लेवल पे खेलें स्कूल का कोई भी गेम तो आपको 50% स्कॉलरशिप, और मान लीजिए राज्य स्तर पर भी खेले हैं तो भी 20%, यानी कि पढ़ाई अच्छे से की तो भी आपको फीस माफ, खेले अच्छे से तो भी आपको फीस माफ। उसके अलावा जो सरकार आपको प्रोवाइड करती है, यानी कि आपकी ST या SC की कैटेगरी की जो स्कॉलरशिप,
वो भी आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम पर सिर्फ ये मत सोचिएगा कि आपसे सिर्फ फीस वसूल की जाती है, ऐसा नहीं। जो अच्छे बच्चे हैं, चाहे खेल के क्षेत्र में चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में, उन्हें अच्छी छात्रवृत्तियां प्रोवाइड की जाती हैं और आप उसका फायदा उठाइए। आप लोकल क्षेत्र में आइए और जो भी कोर्स, अलग अलग कोर्सेज हैं, मैं लॉ से हूँ, और जो भी कोर्स आपको अभी यहाँ पर स्टॉल में आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा एक लास्ट में आपको बताता हूँ, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो जैसे जो बच्चे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम RAS, IAS, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, जो भी भर्ती, वो भी हम आपको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करेंगे उसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में। ठीक है, अब आप जब भी, और यदि राष्ट्रीय स्तर पर आपने स्थान बनाया तो सरकार की योजनाएं सीधी सरकारी नौकरी लगती है। तो एक तो निशुल्क शिक्षण, प्रशिक्षण, और एक के साथ 1, 2, 3 फायदे, कम से कम ये फायदे की बात सुन लो। इसी तरह से ये सब चीजें अधूरी है अगर हमें करियर का, काउंसलिंग क्या है, गाइडेंस क्या है, क्यों दिया जाता है। आज अवसर है आपको एक ग्रुप काउंसलिंग का, और उसी ग्रुप काउंसलिंग के लिए हमारे पास प्रदेश शिक्षा रोजगार एवं प्रतियोगिता परीक्षा प्रकोष्ठ के आदरणीय HR दवे साहब पधारे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा बच्चों को आप अपना प्रबोधन, निर्देशन, उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय दवे साहब, बच्चे बहुत थक गए हैं, लेकिन संक्षिप्त इनके लिए जो, और इसमें सहभागी हमारे सभी स्टॉल में विराजे हुए शिक्षाविद, रोजगार के अवसर देने वाले सभी साथी, आज ये मौका आया है हमें कुछ इन बच्चों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने का। जिस लाइन से हम गए हैं वो हमें पता नहीं है कि हमारी भूलें कहाँ कहाँ हुई है। तो मैं अपनी इन पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूँगा। नज़र बदलें, नज़रिए बदल जाएंगे, सोच बदलें, सितारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपने किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो आप जहाँ हैं, जैसे हैं, आप यूनिक हैं। आप ये छोड़ दीजिए कि मैं सिटी में पैदा हुआ था, मैं किसी इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ा, मैंने साइंस नहीं ली, मैंने कॉमर्स नहीं ली, मैंने आर्ट्स नहीं ली। आप चिंता न करिए, आप जहाँ हैं, जिस हालात में हैं, बहुत अच्छे हैं। पहले चीज अपने आप पे विश्वास करना सीखिए। दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो इस दुनिया को परफेक्ट बना रही है। हम परफेक्शन की तरफ हैं, न कि हम किसी एक चीज के लिए बने हैं। हम भगवान श्री राम नहीं बने। राम अगर सभी बन जाएंगे तो भी ये दुनिया नहीं चलेगी। तो इसी चीज को मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि आप 9वीं, 10वीं और 11वीं में मैंने ये देखा है, आपके एक चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था पे, जिसमें आपका लिखा हुआ 3 क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के। देखे ना आपने। हम करियर पे आना चाहते हैं इसी चीज को देख के कि आपने पढ़ा भी होगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, अर्थात सेवा क्षेत्र। पढ़ा है ना आप सबने? जनरल नॉलेज की बात है ये। जब हम GDP की बात करते हैं तो वहां 3 सेक्टर के हिसाब से ही हमारी नेशनल इनकम या GNP हम उसी से निकालते हैं, और इसी में सभी पूरी भारत की तस्वीर या विश्व की तस्वीर आ जाती है। हम यहीं से शुरू करते हैं जहां से आपने पढ़ना शुरू किया, आपने जो पढ़ा है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ गया, जो हमें प्रकृति ने दिया है। प्रकृति ने क्या दे रखा है हमें? बैठो आप बच्चों, अभी आपका क्षेत्र में आपको करियर के बारे में बताना चाह रहा हूं। बहुत सीधा है ये, करियर, प्रोफेशन, सर्विस, ये सब भूल जाइए। आप सीधी सी चीज एक है कि हम प्राथमिक क्षेत्र, यानी हमारा भारत कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि के क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, यानी खनन, कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी पालन, जितने भी आप जो देखते हैं जो हमने प्रकृति ने या ईश्वर ने दी है, उन चीजों में भी आपका करियर है। और हमारे गांव की प्रतिभाएं और गांव वाले लोग सब उसी में लगे हुए हैं। दूसरा आता है, अगर आप कहते हो कि नहीं हमें इस प्रायोरिटी सेक्टर में या प्राथमिक क्षेत्र में नहीं जाना है, तो आपके करियर की शुरुआत दूसरी तरफ है, यानी वो हम कहते हैं विनिर्माण और निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग एंड मैनिफेस्टेशन। तो जब भी आप कहेंगे कि नहीं मेरे को तो गाय का दूध निकालना नहीं है, डेयरी नहीं लगानी है, मेरे को ये रॉ मटेरियल नहीं निकालना था, आप मैन्युफैक्चरिंग में आ जाइए। आपके वहां क्या क्या संभावना है, पोटेंशियलिटी है, उस लाइन में चले जाइए। आप निर्माण करिए किन्हीं चीजों का, बदलाव करिए, टेक्नोलॉजी लाकर उत्पादन करिए, और वो भी रास नहीं आता है तो तीसरी स्टेज भी आपके लिए है, यानी आप अधूरे नहीं हैं, आपका लक्ष्य और हो सकता है।
तो तीसरा आता है हमारा तृतीय क्षेत्र, जिसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र में आप देख रहे हैं जितनी भी ये शिक्षाएं हैं, वकील है या आपके डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, परिवहन है, ट्रांसपोर्ट है, होटल है, हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी जो चीजें हैं, रेस्ट 2 क्षेत्र से छोड़कर वो तीसरे में आ जाती है। अब बात आती है कि 3 क्षेत्र तो मोटे रूप से बना दिए, हमें करियर कैसे बनाना है, हमारी पसंद क्या है। अभी जो होने जा रहा है, हम सभी एक ही चीज में विश्वास करते हैं, हम अपनी मार्कशीट देख के सब्जेक्ट्स का डिसीजन लेते हैं। मार्क्स आना और नहीं आना क्या आपके टैलेंट पे ही निर्भर है? कई चीजें फैक्टर है कि आप टैलेंट बन गए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आप गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, और नहीं बने तो भी कोई कारण नहीं है, उसके कोई दूसरे कारण हो सकते हैं कि आप एजुकेशन में नहीं, दूसरे में एक्सपर्ट। आप अपनी प्रतिभाओं को खोजें, अपने बारे में सोचें। जब तक आप अपने वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे नहीं जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए खुद की सुने आप, न तो परिवार की ज्यादा सुने, न जो बाहर मार्केट में प्रोफेशनल बने हुए हैं उनकी बात सुने। पहले आप क्या पसंद करते हैं वो चीज आप सुने। हम क्या अपनी प्रतिभा को नहीं देखते हैं, अपनी चीज को, इंटरेस्ट को नहीं देखते हैं, अभिरुचि को नहीं देखते हैं, और हम मार्कशीट देख के एडमिशन ले लेते हैं। और ज्यादा मैंने अभी तक देखा है कि RS IAS में लोग वो जा रहे हैं जो इंजीनियरिंग करके आए, MBBS करके आए और फिर वापस प्रशासनिक सेवा में आना चाह रहे हैं या पुलिस सेवा में जाना है। क्यों भैया? जब आपने अपना करियर ही जब साइंस चुना है, आप पे गवर्नमेंट ने भी खर्चा किया है, आपके पेरेंट्स ने इतना खर्चा किया है, आप अपनी ट्रेड या अपनी लाइन क्यों बदल रहे हैं? उसके पीछे एक ही कारण है, या तो मजबूरी है बेरोजगारी वाली, या फिर पसंद नापसंद की चीज आती है कि जो मुझे चुनाव कराया गया था उस समय मैं मैच्योर नहीं था। तो मेरा 9, 10, 11, 12 वालों से यही रिक्वेस्ट है, आप अभी से सोचना शुरू करें और विषय का चयन बाद में करें, न कि आपका एजुकेशन परफॉर्मेंस या मार्कशीट देख के आप अपना करियर बनाएं। करियर को हमेशा अपने से ओरिएंटेड बनाना है। मुझे अगर मान लो कोई मैकेनिकल काम पसंद है तो जरूरी नहीं मैं मैकेनिकल के लिए साइंस मैथमेटिक्स लूं। आज देखो मैकेनिक कहां तक पहुंच गए। मेरे को ज्योतिषी पसंद है, मैं ज्योतिषी में आगे जाना चाहता हूं। मुझे खेल पसंद है, मैं खेल में कैरियर बनाना चाहता हूं। इसके लिए कोई दूसरी बाध्यता नहीं है। तो आप अपने आप में इन क्षमताओं को, निर्णय को पैदा करें कि मैं ज्यादा से ज्यादा करूं। अभी जैसे होटल की बात निकली, तो अब जैसे होटल का है तो आप होटल में भी जा सकते हैं। होटल के साथ कई चीजें उसमें होटल में काम आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग देखिए आप, उसमें भी आपके होटल्स में जो काम आने वाली चीज है, जो गेस्ट को प्रोवाइड कराई जाती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें भी तो आप जा सकते हैं। आप एक कारीगर बन सकते हैं। एसी वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आते हैं उसके लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। उसके अलावा और कई चीजें जो निकलती है वो आती है। उसके साथ आता है आपका फायर एंड सेफ्टी। एक उदाहरण लेते हैं अपन, आग और जो उसकी सुरक्षा के उपाय हैं, आप वो भी तो कर सकते हैं। आज उदयपुर में अभी अखबार पढ़ते हैं आप, कई होटलें सीज की गई है, की गई ना। वहां क्या था कि उन्होंने सरकार के नॉर्म्स पूरे नहीं किए। तो अब दोनों चीजें आती है, सरकार प्लस होटल। अब सरकार के पास मैन पावर नहीं है कि उनके पास अग्निशमन अधिकारी नहीं है ना, और दूसरी तरफ होटलों के पास में लाइसेंस या जो इक्विपमेंट देने वाले वो उदयपुर में इतने नहीं है। इसका मतलब एक संभावना बन रही है होटल्स में कि आप अग्निशमन अधिकारी बने या एक व्यापारी बने, तो आप उस ढंग से आ सकते हैं। फिर बात आती है आपके लाल लाइट वाली, अपील वाली। तो लाल लाइट बहुत सौ को एजुकेशनल उस हिसाब से अपील करती है, यार मैं भी ऐसा या तो नेता बनूं तब गाड़ी पे लाल लाइट लगेगी, या मैं कोई प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी यानी बड़ा अधिकारी, न्यायिक अधिकारी बनूं ताकि मेरे गाड़ी पर लाल लाइट। अगर ये अपील करती है तो आपको खाली क्या करना है, ग्रेजुएशन करनी है। इसके लिए न तो आपको कोई इंजीनियर बनने की जरूरत है, न डॉक्टर बनने की जरूरत है। आप अपने रुचिपूर्ण विषय का चयन करें। जब विषय में रुचि होगी तो निश्चित रूप से आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, आपको थकान नहीं आएगी, अरुचि नहीं होगी और बेटर परफॉर्म करोगे। और हो सकता है आप जो उस पायदान पे फर्स्ट या अग्रिम लाइन में आप पहुंच जाएं। तो अब ये बात आती है प्रतियोगी परीक्षा। जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, अगर आपको पता नहीं हो तो आपको एक सीधा तरीका बताता हूं, हर ऑफिस में घूमिए, वो सब सरकारी
या राजकीय कर्मचारी लगे हुए हैं, अधिकारी लगे हुए हैं, उनमें से आप देखिए आपको कौन सा अधिकारी बनना है या कर्मचारी बनना है। सेंटर का हो सकता है, स्टेट का हो सकता है। जब आपके दिमाग में बैठ जाए कि मेरे को तो ये बनना है, जैसे अपन देखते हैं बात करें, तब तक हमारे बीच में और भी वार्ताकार अपने स्टॉल्स के साथ आए हुए हैं, उनको भी सुनना है। आप थक भी गए हो, जा सकते हैं। किसी के कोई सवाल है मुझसे कर सकते हैं, मेरा नंबर ले सकते हैं। मैं फ़ोन काउंसलिंग करता हूं, मैं 1-to-1 काउंसलिंग RSCRT के अंदर करता हूं, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। कभी आप और कोई टाइम लेना चाहें मैं कर सकता हूं। आप किसी भी क्षेत्र के बारे में, चाहे साइंस के सारे फील्ड A to Z, कॉमर्स के सारे फील्ड, आर्ट्स के सारे फील्ड, वोकेशनल के सारे फील्ड, व्यवसाय कहाँ क्या क्या हो सकता है, कुछ भी जानना चाहें, RSCRT आपके लिए खुला हुआ है। RSCRT क्या है? RSCERT, राजस्थान स्टेट एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, वहां पर अनुसंधान किया जाता है। आप जैसे बच्चों के साथ में मैं किसी दिन आऊंगा, कुछ टूल्स बनाऊंगा, उस टूल्स के कारण से आने वाले समय में हम कुछ ऐसे टूल डिजाइन कर रहे हैं जो कि आपकी योग्यताओं को, क्षमताओं को, अभिरुचियों को और आपके एटीट्यूड को पहचानेंगे। निःशुल्क पूरे राजस्थान में सारे बच्चों को, अभी हमारे साथ जितेंद्र सर नहीं है, मैं बता देता हूं कि मनोवैज्ञानिक टूल्स, मेरी PhD मनोवैज्ञानिक में चल रही है और मेरी PhD भी करियर काउंसलिंग में ही चल रही है। तो ऐसे दुनिया में जितने भी बेटा टेस्ट होते हैं ना, जैसे डॉक्टर का टेस्ट होता है कि भाई LFT लिवर फंक्शनल टेस्ट करा देना, या हार्ट का इको, ये बाईपास के लिए कुछ भी, बेटा सबसे महंगे टेस्ट होते हैं मनोवैज्ञानिक के टेस्ट, क्योंकि मनोवैज्ञानिक के जो टेस्ट होते हैं उसका परीक्षण, उनका आकलन बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यार ये सारे टेस्ट आपको निःशुल्क उपलब्ध करा जाएंगे। हम डिजाइन कर रहे हैं कैरियर के ऑप्शंस, जैसे पीछे स्लाइड चल रही है, मौका लगेगा मैं बताऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में क्या है ऑप्शन। देखो सर उसको केवल क्लिक करें, केवल इसको ऐसे नहीं, फास्ट बताऊंगा, सुनना काम की चीजें। देखो बेटा 10वीं के बाद करियर का चयन कैसे करें, ऐसी स्थिति हो जाती है। आगे बढ़े सर। बेटा आपको कुछ ही करियर के क्षेत्र मालूम है, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे आप तो ऐसा रास्ता दिखेगा और कंफ्यूजन, अब कहां जाए। हकीकत में यही स्थिति। आगे बढ़े सर। और उसको प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या क्या, आपकी करियर, ऐसा नहीं कि वो कौन सा फ्री फायर खेल के, नहीं, वास्तविक उदाहरण के लिए दे रहा हूं बेटा, एक बच्चे के लिए नहीं कह रहा हूं, 80% बच्चे से यहाँ पर फ्री फायर है और रहते वर्चुअल दुनिया में और इस वास्तविक दुनिया के सपने देखते हैं। वास्तविक दुनिया के सपने के लिए वास्तविक दुनिया में रहना पड़ेगा बेटा। वास्तविक दुनिया की आवश्यकताओं और यहाँ के जो योग्यताएं निर्धारित की गई है उनको उसमें रहना पड़ेगा। तो बेटा सही करियर चुनने के लिए कुछ बताया गया है कि मुझे कौन सा काम पसंद है, क्या है, ऐसे नहीं होता है। इसके बाद देखो बेटा, मैंने स्वॉट के बारे में बताया था आपको कि आप अपने स्ट्रेंथ को पहचाने, इसके बाद में स्वयं को पहचाने। ये अमिताभ बच्चन की आवाज की प्रॉब्लम थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर की पढ़ाई। फिर बेटा स्टार्ट गोल्स को कैसे करें, स्पेसिफिक मेजरमेंट, किस तरह से गोल्स को डिसाइड करें। उसके बाद में प्लानिंग करें बेटा, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ आया हूं ना, मुझे अचानक बोला गया है, लेकिन इसकी प्लानिंग 2 साल पहले ही मेरे दिमाग में चल रही है। कैरियर प्लानिंग की काफी टाइम से चल रही है। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होगा। ऑन द स्पॉट आप कर सकते हैं परफॉर्म, लेकिन प्लानिंग के साथ आपकी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए आपकी। क्या बर्थडे पे आप लोग केक खाते हैं, बेक अफेयर, कोई केक बनाते हैं, वंडर सीमेंट, एंड व्हाट इज दिस, सिक्योर। ये कुछ फेदर्स हैं जिनको हमने बैक सप्लाई किया है और आज हम लोकली नहीं एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एज अ हॉबी हमने सीखा था और आज हम उस स्टेज पे हैं। तो किसी हुनर को पकड़ लेते हैं तो आपको कहां तक ले जाएगा आप सोच नहीं सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है कि 10th के बाद या 12th के बाद हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 12th के बाद में डिग्री कोर्स भी एक बुनियाद होती है जिस पे खड़े रह के हम आगे का करियर चुन सकते हैं। तो वो बुनियाद हमारे इंस्टीट्यूट में है जिसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स
ये तीनों ही स्ट्रीम्स चलती है। तो आप लोग 12th के बाद अगर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें तो साइंस कॉलेज, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे यहाँ से प्लेयर्स गए हुए हैं। तो मैं चाहूँगी कि एक बार एडमिशन लेने के लिए जब आप कॉलेज के लिए विजिट करें तो हमारे इंस्टीट्यूट को आप ज़रूर से देखें। थैंक यू सो मच। माता की वंदे। देखिए बच्चों, बहुत नौकरी के बारे में सुन रहे हैं, रोजगार के बारे में सुन रहे हैं। मूल बात यह है कि क्या हमारा देश आज जिस समस्या से, बेरोजगारी से जूझ रहा है, क्या शुरू से हमारा देश बेरोजगार था या हमारे देश में बेरोजगारी थी? ऐसा नहीं है, क्योंकि सन 1500 तक विश्व की जीडीपी में हमारे देश का जो योगदान था वो 32% था। 1720 के अंदर वो घटकर हो गया 18, और 1820 में घटकर हो गया वो 12, और 1947 में जब हम आजाद हुए तो वो हो गया 2%। तो इसका मतलब ये है कि 1516 से पहले हमारे देश में कोई बेरोजगारी नहीं थी। तो कारण क्या रहा कि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी हो गई? हमको कारण खोजना होगा तो हम निवारण कर सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो पहले रोजगार पेरेंटल था, वंशानुगत था, प्रत्येक युवा अपने वंशानुगत निर्माण में जाता था या समुदाय के साथ प्रोडक्शन करता था, इसलिए किसी तरह की कोई बेरोजगारी नहीं थी। हमारे शास्त्रों के अंदर कहीं बेरोजगारी का नाम नहीं है। लेकिन जब से विदेशी आक्रमणकारी हमारे यहाँ आए, उन्होंने, देखिए, शक, हून, फ्रांसीसी, ये जो हमारे देश में आक्रमण करके आए वो हमारे देश को लूट के ले गए। लेकिन एक बात थी कि उन्होंने हमारे आर्थिक जो स्रोत थे, हमारी जो आर्थिक गतिविधियां थी, उनके ऊपर कोई चोट नहीं की। इसलिए हम पुनः जो है बहुत विश्व गुरु की ओर बढ़ते रहे, हमारी आर्थिक प्रगति होती रही। लेकिन जब अंग्रेज इस देश के अंदर आए तो उन्होंने आए वो व्यापारिक गतिविधि के लिए थे, लेकिन उनका मूल लक्ष्य था हमारे यहाँ पर शासन करना। इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि लंबे समय तक हमें शासन करना है तो इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी होगी, और वो है शिक्षा। उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को, इस गुरुकुल पद्धति को ऐसा बदला, क्योंकि उनको, हमारे यहाँ एक कहावत थी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निम्न चाकरी। इस अंग्रेजी शिक्षा के कारण ये कहावत बदल गई, उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार और निकृष्ट खेती, कृषि। और आज आप देख रहे हैं कोई भी खेती नहीं करना चाहता, यही एक बेरोजगारी का कारण है। तो लगाकर राष्ट्रपति तक की, कॉरपोरेशन निर्माण क्षेत्र की, और इवन की नरेगा की भी। तो आप सोचिए, जब 37 करोड़ युवा हैं और 10 करोड़ अगर नौकरियां हैं, तो नौकरियों से तो कभी बेरोजगारी समाप्त नहीं होगी। इसलिए आपको, युवा लोगों को उद्यमिता की ओर, स्किल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना होगा। हमें हुनर सीखना होगा और हुनर के द्वारा अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करके हमारे देश के आर्थिक चक्र को बढ़ाना होगा। बच्चों, संक्षिप्त में 5 बातें आपको बता रहा हूं, उस पर आप अमल कीजिएगा तो आप निश्चित रूप से रोजगार पा लेंगे, ये पक्की गारंटी है। पहली बात है, पढ़ते समय आप जो है कोई न कोई काम करें। अर्न वाइल लर्न। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब कमाई करें। आप सोचेंगे हमारी पढ़ाई खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप अपनी पढ़ाई की करते समय उसमें से 1 या 2 घंटे ऐसे निकालिए कि आप व्यवसाय छोटे लेवल पर, छोटे स्तर पर कीजिए। अरे आज तो डिजिटल का जमाना है,
आज डिजिटल के ऊपर कंडे तक गोबर के कंडे भी बिक रहे हैं, है ना। आपके ये नीम की जो है दातुन बिक रही है, करने का हौसला चाहिए। दूसरी बात देखिए, छोटी उम्र में आज जो बड़े नहीं सपने जो देखने हैं तो दिन में देखिए, जिसके कारण आप सो नहीं पाए। अगर ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप निश्चित से सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरा है परिश्रमी, इसका कोई विकल्प नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लोग 18-18 घंटे मेहनत करते हैं तब जाकर सफलता मिलती है। तीसरा है साहस। देखिए, हम व्यापार शुरू करते हैं तो असफलता होगी, और आपने पढ़ा होगा असफलता ही सफलता की कुंजी है। ये भी खड़ा ही बोलता था। 2 मिनट और। तीसरा है नई टेक्नोलॉजी अपनाएं और विश्वास जो है रखें। नेक्स्ट, सबसे पहला स्वदेशी मस्ट और नेशन फर्स्ट। आपको देश को पानली सर, और आपने तो एक लीड लिया है यहाँ पर, जो कि बच्चों के लिए करियर के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। और आजकल जो जमाना है स्किल डेवलपमेंट का है, वी हैव टू फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। जो बच्चे स्किल जाएंगे, स्किल इज कन्वर्टेड टू मनी। ओके, आने वाले समय में जो बच्चों को स्किल होगा उसमें बच्चे अच्छा करेंगे। तो शुरू में बहुत सारी स्किल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल इज अ बेस्ट स्किल नाउ विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द फ्यूचर। अगर आप बता सकते हो फ्यूचर में अपनी बात को दूसरों को बता सकते हो, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ करियर में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में: करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट जो कि स्तंभ हैं हमारी लाइफ के लिए। करियर मीन्स स्किल, हेल्थ मीन्स इफ यू आर हेल्थी यू कैन बी वेल्दी, एंड रिलेशनशिप, करियर अच्छा कर रहे हो आप, हेल्थ भी बहुत हेल्थी हो, लेकिन आप अपने परिवार की, अपने देश की और अपने संसार की के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। वही व्यक्ति हमारे लिए विशिष्ट सम्मानीय होते हैं। एक बड़े कार्यक्रम के साथ में सर ने पूरा सभी वक्ताओं को सुनते हुए, जबकि सिंगानिया विश्वविद्यालय की यहाँ पर एक स्टॉल लगी है और प्रयास किया गया सभी को जोड़कर एक सुंदर इस आयोजन को करने का, लेकिन समय की भी अपनी एक मर्यादा है। यदि कोई कमी रहती है तो कहते हैं कि चांद में भी दाग है, चांद में भी दाग है। तो निश्चित रूप से यदि इस कार्यक्रम के संचालन में कोई कमी रहती है तो उसका मैं अपने ऊपर जिम्मा लेता हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और जो सहयोग, जो आशीर्वाद, जो स्नेह आप सभी से प्राप्त हुआ एवं इन बच्चों को करियर के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई, मैं पैसिफिक प्रदेश शिक्षा एवं हमारे कलाकार सर जो पधारे हुए हैं, इतना स्नेह रख रहे हैं, स्वदेशी जागरण मंच, यहाँ तक कि ITI, भारतीय स्टेट बैंक, महिला अधिकारिता विभाग, श्री पद्मपत सिंगानिया यूनिवर्सिटी एवं सबसे ज्यादा प्रेम श्री राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने विभाग के, सरकार के हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया। मैं आगे के आदेश की प्रतीक्षा में रहूंगा। बहुत ही बढ़िया एंकर हैं ये राणा साहब, बहुत बढ़िया एंकरिंग करते हैं। जहाँ भी चाहे जिला स्तर की हो चाहे राज्य स्तर का कार्यक्रम हो, कल इनके आने की सूचना मुझे मिली थी तो मैंने शाम को कह दिया था कि ये सब आपको संभालना है। इन्होंने कहा था आप निश्चिंत रहिए, अपने कर्तव्य पथ में, कर्म में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, और इसका भी बहुत बहुत अभिनंदन विद्यालय प्रशासन की ओर से। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप थोड़ा सा से कंधा मिलाया। पैसिफिक भी हमारे साथ रहते ही है हमेशा। स्वदेशी जागरण मंच श्रीमान शर्मा साहब भी हमारे लगातार आशीर्वाद देते रहते हैं। आप सभी आगंतुक अतिथियों का, सभी बच्चों का, स्टाफ का और सभी अधिकारियों का मैं स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। महानुभावों को और जो शिक्षाविद, प्रधान आचार्य एवं उनकी पूरी टीम जो यहाँ इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए यहाँ उपस्थित है,
मैं सभी का धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने आने वाली युवा पीढ़ी जो हमारे देश का भविष्य है उनको एक अच्छे रोजगार की तरफ आगे बढ़ने के लिए इस आयोजन को आपने आयोजित किया है, जिसमें उदयपुर के कई शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय और जो स्टार्टअप्स के लिए छोटे छोटे जो औद्योगिक संस्थान हैं उन्होंने उसमें भाग लिया और स्टूडेंट्स का, छात्रों का मार्गदर्शन किया। तो सभी लोग इसके लिए धन्यवाद के प्राप्त हैं, मतलब अधिकारी हैं। और दूसरा ये कि जो स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हुए हैं, निश्चित जो 11वीं और 12वीं कक्षा छोड़ करके और वे जब कॉलेज शिक्षा की तरफ अग्रसर होते हैं तो उनके लिए रोज़गार एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और ऐसे ही समय पे इसको हम हमारे एडोलेसेंस ट्रांजिशनल पार्ट ऑफ द लाइफ कहते हैं, मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करना। तो स्कूली शिक्षा एक स्थिति है और कॉलेज शिक्षा दूसरी स्थिति है। तो यहाँ से अलग होकर के जब हम रोजगार की तरफ बढ़ते हैं तो मार्गदर्शन एक बहुत बड़ा मतलब जिम्मा होता है, और वो अभिभावक और शिक्षक उसमें दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें आप लोग सब लोग सहभागी बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सबका आभार। धन्यवाद। खत्म हो गया, आ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू कमल जी, भाई साहब, थैंक यू गुरु जी। बहुत अच्छा, खाली मत बाकी नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ, जितना इसमें देखते हुए तो हम बहुत खुश हो गए। थैंक यू, ठीक है, ओके।